केंद्र में जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने, एक अलग ओरा हो गया है। कितनी चुनौती? मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सीरियस लेता है। और वो अपने आप को, पहली बात तो युवा कब तक दिखाएंगे। एक चीज़, जीन्स टी शर्ट पहन लेने से कोई युवा नहीं होता। और राहुल गांधी को तो उनकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते। अभी वो आपको जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे। अभी जलेबी तो आपको पसंद होगी। जलेबी पसंद है, लेकिन जो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मामन खान कौन से फूल बिखेर रहा है या उस आग पर पानी डाल रहा है। इस क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर क्या आबो हवा आपको लग रही है? आपने पॉइंट किया है हिंदू मतदाता जी, खास वजह कि भाई वोट किसको देना है। बोले पहले तो भाई जात लू, और जात नहीं तो हाथ लू। बड़ा मुद्दा भी है मतांतरण धर्मांतरण का। रोकने के प्रयासों में आप भी सक्रिय रहे, रुक पाए। लेकिन आप भी जानते हैं कि गलत जो करता है तो गलत अधिक दिन तक चलता नहीं है। राजनीति कितना प्रभावित हो जाती है और इसमें कितना नुकसान आपकी राजनीतिक विचार को, विचारधारा को? मैं कहूं कि रामगढ़ में जाति जो है वो कोई आधार नहीं रखती, और निश्चित रूप से हम इस बार 50,000 से रामगढ़ की सीट जीतेंगे। वहाँ भगवा लहरेगा, वहाँ कमल खिलेगा। देखेंगे परिणाम। बीजेपी तीसरे पायदान पे रही है। बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट है वो सीट जहां पर जीत के दावे हो रहे थे। बीजेपी तीसरे पे खिसक गई, और उन कारणों का परिणाम भी रामगढ़ की जनता ने देखा। नेताओं का कुछ नहीं जाता, सारे जो उसके दुष्परिणाम होते हैं वो जनता। मैं रामगढ़ विधानसभा से तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार भी मांगा था, मेरी अच्छी तैयारी मैंने की, ग्राउंड पे काम किया, सभी समाजजनों से संपर्क किया, जितना कर सकता था उतना मैंने किया, क्योंकि अपराध को समर्थन करने वाली सरकार थी। एक जाति विशेष के लोग अपराध करते थे, और चूंकि उन्हीं के विधायक थे तो वो उनको सपोर्ट भी करते थे। ऑपरेशन एंटीवायरस चला करके और जो साइबर क्राइम की कमर तोड़ी है, ये अपने आप में पुलिस प्रशासन की और सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि हम अपराध के खिलाफ हैं। ऑपरेशन नंदी चला करके गौ तस्करों को बिल्कुल खत्म कर दिया, और आज साइबर क्राइम बिल्कुल घट गया। जो एक नंबर पे था, कांग्रेस की साफिया खान जीत गई थी। जीती कैसे थी वो सबको पता है, हमारी फूट के कारण ही। लेकिन राजस्थान की राजनीति में नई हलचल उपचुनाव पैदा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक निर्वाचन संस्था की ओर से कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेपी हो या कांग्रेस, बयानों के आने का सिलसिला जारी है। एक एक सीट के समीकरण राजस्थान चौक आपको लगातार बताता रहा है, लेकिन इस पूरे उपचुनाव में खास ये है कि सत्ता के लिहाज से या विपक्ष के लिहाज से, दोनों ही लिहाज से अगर माना जाए तो सत्ता के समीकरण नए तौर पर स्थापित होने की संभावनाएं हैं। इन 7 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, एक महत्वपूर्ण सीट है रामगढ़। रामगढ़ सीट 7 में से इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इस सीट पर मतांतरण को लेकर, ध्रुवीकरण को लेकर या राजनीतिक रूप से मेवात की छाया इस पूरी रामगढ़ विधानसभा सीट पर दिखती रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन ये सीट अधिकतर बीजेपी गंवाती भी रही है। बहुत सारी इनकी वजह है, लेकिन इसमें से एक बड़ी वजह है कि बीजेपी की आपसी गुटबाजी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक नंबर 67 की ये सीट इस बार बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 में आपसी गुटबाजी के चलते इस सीट को गंवाने वाली बीजेपी अब की बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में चर्चा है कि इस सीट पर नए और युवा चेहरों को तलाशा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि राजनीति के नए आयाम इस विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जाए और जीत हासिल की जाए। 7 सीटों में से ये उन 4 सीटों में शामिल है जहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से लड़ने की तैयारी में है। 3 सीट अगर बात करें तो खींवसर, और 2 सीट सलुम्बर और 84 कांग्रेस समझौते के तहत संभावित है दे सकती है, लेकिन रामगढ़ की वो सीट है जिसे कांग्रेस भी इस लिहाज से जीतना चाहती है कि वो सीट अल्पसंख्यक
विधायक के लिहाज से भी उनकी नजर में महत्वपूर्ण है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर और रामगढ़ विधानसभा की आवश्यकताओं पर, उनकी समस्याओं पर और संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं सहदेव सिंह जी। स्वागत है राजस्थान चौक पर। नमस्कार आप सभी को। सहदेव जी, इम्पोर्टेंट, चूंकि मैंने पूरे राजनीतिक तौर पर इसे कहा है, लेकिन आपकी पृष्ठभूमि की अगर बात करूं तो आप सामाजिक क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहे हैं। मेवात क्षेत्र के कल्याण से जुड़ी संस्थाओं की बात करें या विचार परिवार की बात करें, आरएसएस की बात करें, बतौर प्रचारक भी आप विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप की सक्रियता बनाए रहे हैं। एक विषय हमने चुना राजनीति का। जी। ये वजह इसीलिए थी कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं, रामगढ़ से, जी, उस क्षेत्र में अब उपचुनाव होना है जुबेर खान विधायक के इंतकाल के बाद। तो इस क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर क्या आबो हवा आपको लग रही है? राजनीतिक तौर पर आबो हवा की अगर बात करें तो रामगढ़ में सदैव बीजेपी का अच्छा खासा मतदाता है, जागरूक मतदाता है, मुद्दों की समझ रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए लगातार 2 बार पिछले चुनाव में 18 में और 23 में हमने हमारी सीट को खोया, और इस चीज़ का दुख मेरे सहित रामगढ़ के प्रत्येक उस मतदाता को है, प्रत्येक उस भाजपा के कार्यकर्ता को है, जिसने पूरी मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ लग करके और मेवात के जो आतंक की सीट जिसको कहते हैं, मेवात क्षेत्र जो कहते हैं कि इसकी तुलना बहुत बार अन्य क्षेत्रों से की जाती है, तो ऐसी सीट पर पूरी ताकत के साथ हिंदू मतदाता लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं किन्हीं छोटे छोटे कारणों से सीट को खोया। उसका मलाल जरूर है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ रामगढ़ का एक एक मतदाता, एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है कि निश्चित रूप से इस बार हम रामगढ़ की विधानसभा में कमल खिलाएंगे। आपने पॉइंट किया है हिंदू मतदाता, जी, कोई खास वजह? हिंदू मतदाता मैंने इसलिए पॉइंट किया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम अच्छे विचारों को लेकर के जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर बात करते हैं। हम प्रत्येक वर्ग को उठाने की बात करते हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत को पे राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या पाते हैं कि सामने आता है कि वोट जब डलते हैं तो वोट धर्म के आधार पर डाल दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में जो मेव समुदाय है, उसके अंदर एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि भाई वोट किसको देना है? बोले पहले तो भाई जात लूं, और जात नहीं तो हाथ लूं। तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने हिंदू मतदाता बोला कि जब जिनका माइंडसेट क्लियर है कि हमें सिर्फ यही वोट डालना है, तो इसलिए मेरे जो शब्द में हिंदू मतदाता शब्द निकला। और ये हिंदू समाज की पीड़ा भी है कि पूरी ताकत से लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। तो इसीलिए इस बार मानस बना के बैठे हैं कि हम रामगढ़ में भगवा लहराएंगे, कमल खिलाएंगे। लेकिन आपकी पार्टी तो कहती है कि जो मेव है वो पूर्व में उनके पूर्वज हिंदू ही हैं। बिल्कुल, पार्टी क्या कहती है ये तो भाट जागा भी कहते हैं, इतिहास भी कहता है, और यही सत्यता है। और भारत में तो एक भी अरबी मुसलमान नहीं है, सारे कन्वर्टेड हैं। हमारे यहाँ अलवर में जो मेवात हैं, वहाँ बड़ी संख्या में मीणा जाति से परिवर्तित मेव हैं। कालांतर तक वो मान्यताओं को मानते भी थे, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता उत्पन्न करके तबलीगी जमात जैसे संगठनों ने और मेवात की सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि मेवात वो क्षेत्र है कि जिन्होंने, वहाँ के हसन खां मेवाती जी ने राणा सांगा के साथ मिलकर के और बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। तो आज भी उन लोगों का स्वागत है जो हसन खां मेवाती को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन बाबर का अपना आदर्श मानने वालों के खिलाफ हम सदैव खड़े रहेंगे। और उनका जिस प्रकार राणा सांगा ने बाबर का विरोध किया, उसी प्रकार हम उन बाबर के अनुयायियों का विरोध करेंगे। आपके क्षेत्र में बड़ा मुद्दा भी है मतांतरण, धर्मांतरण का, रोकने के प्रयासों में आप भी सक्रिय रहे, रुक पाए? बिल्कुल, रामगढ़ विधानसभा के परिदृश्य की अगर आप बात करें तो वहाँ बड़ी संख्या में मतदाता जो भिन्न भिन्न जातियों से हैं,
ऐसे मतदाता भी हैं जो 47 के विभाजन के बाद रामगढ़ में आकर के बसे, तो कहीं ना कहीं जब अपना सब कुछ घर कारोबार सब छोड़ करके यहाँ आए तो उनको परिवर्तित करने का इजी टारगेट था। तो वहाँ ईसाई मिशनरियाँ बहुत सक्रिय हुई, लोभ लालच दे करके उनको परिवर्तन करने का प्रयास किया। लेकिन आप भी जानते हैं कि गलत जो करता है तो गलत अधिक दिन तक चलता नहीं है। हम लोगों ने सामाजिक प्रयासों करके और विभिन्न समाजों के आदर्शों को बीच में ला करके और हमने उस मतदान को बिल्कुल बंद कर दिया। जहां चर्चे बननी थी वहां उन्हीं लोगों ने मंदिर बना करके शिव जी की और हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं। जी रामगढ़ की बात करें राजनीतिक परिदृश्य के लिहाज से तो जाति बड़ा असर करती है। हालांकि पूरे राजस्थान और अब तो चुनाव में अलग अलग मुद्दों पर आने लग गए, तो जाति के लिहाज से राजनीति कितना प्रभावित हो जाती है और इसमें कितना नुकसान आपकी राजनीतिक विचार को विचारधारा को होता है? मैं कहूं कि रामगढ़ में जाति जो है वो कोई आधार नहीं रखती है। रामगढ़ में आधार रखता है विचार। रामगढ़ का मतदाता, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि ऐसी विधानसभा है कि जहां का मतदाता जागरूक है कि जाति में ना बट करके वो धार्मिक स्वतंत्रता प्रथम देखता है कि मठ मंदिर गुरुद्वारे सुरक्षित रहेंगे तो बाकी चीजें बचाई जा सकती हैं। और उन्हीं चीजों पर राजनीतिक सीट बचाना भी जरूरी है ना, 2 बार गंवा चुके हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार के भ्रम में ना करके रामगढ़ विधानसभा का प्रत्येक मतदाता जो जागरूक मतदाता है, जो राष्ट्र हित के विचार के साथ है, वो किसी भी प्रकार की गलती ना करते हुए इस बार, जैसे हमारे प्रभारी जी अभी गए थे तो उन्होंने बताया कि 50,000 से रामगढ़ की सीट जीतेंगे और निश्चित रूप से हम इस बार 50,000 से रामगढ़ की सीट जीतेंगे। वहां भगवा लहरेगा, वहां कमल खिलेगा। लेकिन अपने धोखा ना दे तो, क्योंकि नहीं देंगे इस बार। आप देखेंगे परिणाम, बीजेपी तीसरे पायदान पे रही है, बड़ी चुनौतीपूर्ण सीट है वो सीट जहां पर जीत के दावे हो रहे थे, बीजेपी तीसरे पे खिसक गई। कई बार कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं और उन कारणों का परिणाम भी रामगढ़ की जनता ने देखा। नेताओं का कुछ नहीं जाता, सारे जो उसके दुष्परिणाम होते हैं वो जनता झेलती है। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि इस बार कमल खिलाना है, हर हाल में कमल खिलाना है। और सरकार के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। विकास के साथ सब लोग चलेंगे, विश्वास के साथ चलेंगे, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे। राजस्थान में सरकार है, भजनलाल जी के हाथ मजबूत करेंगे और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ चलेंगे। विकसित भारत, विकसित राजस्थान के साथ विकसित रामगढ़ के संकल्प पे काम करेंगे। प्रभारी जी की यात्रा का आपने जिक्र कर लिया, तो प्रभारी जी के हाथ में एक बंडल भी बड़ा था, बायोडाटा बहुत आए वहां तो। बिल्कुल, हमारी पार्टी की यही बड़ी विशेषता है कि यहाँ आम कार्यकर्ता भी स्वप्न देख सकता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बनता है, आपने देखा है, प्रधानमंत्री भी बनता है, मंत्री बनता है, विधायक भी बनता है। इसलिए हमारे यहाँ बंडल स्वाभाविक है ज्यादा होंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि जब उन बंडलों में से एक कोई भी व्यक्ति चुन लिया जाएगा कि इसके पास कमल है, तो वो सारे कार्यकर्ता जो बाकी बंडल जो हैं उनके, वो सब उसके साथ लगेंगे और इस बार पूरे तन मन से और रामगढ़ में कमल खिलाने का विचार एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के ऊपर तक का मन बना चुका है। कोई एक में आपका भी नाम, आपकी इच्छा है? बिल्कुल, मैं रामगढ़ विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं। पिछली बार भी मांगा था, मेरी अच्छी तैयारी मैंने की, ग्राउंड पे काम किया, सभी समाजजनों से संपर्क किया, जितना कर सकता था उतना मैंने किया और नहीं मिला कोई बात नहीं, काम करेंगे। अभी उपचुनाव आए तो वापस से प्रयास किए और निश्चित रूप से मैं तो यही कहूँगा कि टिकट मुझे ही मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जिसको भी टिकट मिलेगा, जिसके पास भी कमल होगा, उसको जिताने के लिए प्रयास करेंगे पूरी ताकत के साथ, तन मन धन के साथ। यही वजह है कि 2023 में आप सुखवंत जी की तरह अलग रास्ता नहीं लिया। अलग रास्ते का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं जिस विचार से आता हूं तो वहां पर बाल्यकाल से यही सिखाया गया था कि निजी स्वार्थों की तिलांजलि देकर के राष्ट्रीय स्वार्थों पर काम करना, राष्ट्र हित के लिए जो भी सही है वो सारे काम करना। इसलिए मेरा विचार मुझे इन चीजों की आजादी नहीं देता कि कहीं इधर और चला जाऊं। राजनीति मेरे लिए प्रथम नहीं है, राष्ट्र मेरे लिए प्रथम है और इसी आधार पर अगर मुझे टिकट मिलता है तो मेरा काम भी इसी आधार पर रहेगा। जी,
रामगढ़ में चूंकि सरकार आपकी है, जी। सवाल भी पूछे जा सकते हैं। आप विचार से, संगठन से जी। राजनीति सत्ता की तरफ बढ़ने की कोशिश लिए हुए हैं, तो इसलिए सवाल भी बन जाता है कि उस इलाके में गो तस्करी चर्चित है, उस इलाके में धर्मांतरण के विषय, मतांतरण के विषय, उसी क्षेत्र में साइबर क्राइम अपनी चरम सीमा पे है। और अभी तो आपने सुना भी होगा, एक शिक्षिका की साइबर जो डिजिटल अरेस्ट किया गया, उससे हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ऐसे अब नए तरीके के अपराध भी आ रहे हैं। साथ में उस पूरे इलाके में अगर राजस्व संग्रहण के लिहाज से पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसमें अवैध खनन को लेकर भी बड़े सारे मुद्दे ऐसे सामने आते हैं। तो और अपराध की स्थिति तो आप देख सकते हो, चाहे सरकारी किसी की भी हो, अपराध को लेकर बड़ा चुनौतीपूर्ण इलाका है, क्योंकि पास में मेवात का भी है, एनसीआर रीजन भी है, हरियाणा भी लगता है, और क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम है वो राजस्थान में इन दिनों बढ़ भी रहा है, उसी चीज का रामगढ़ भी रहा है। इसमें आप ये देखिए और आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो पिछले जब सरकार बनी भाजपा की, तो उससे पहले की स्थितियां वहां अलग थी, क्योंकि अपराध को समर्थन करने वाली सरकार थी। एक जाति विशेष के लोग अपराध करते थे और चूंकि उन्हीं के विधायक थे तो वो उनको सपोर्ट भी करते थे। ऑपरेशन एंटीवायरस चला करके और जो साइबर क्राइम की कमर तोड़ी है, ये अपने आप में पुलिस प्रशासन की और सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि हम अपराध के खिलाफ हैं। ऑपरेशन नंदी चला करके गौ तस्करों को बिल्कुल खत्म कर दिया और आज साइबर क्राइम बिल्कुल घट गया। जो एक नंबर पे था, पे बात माना जाता था, अभी वो बिल्कुल नीचे है, 23-22% पे आ गया है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रतिबद्ध है और अभी तो प्रारंभ है। आप देखते जाइए किस प्रकार से आगे चल करके रामगढ़ और पूरा मेवात जो है, वो मैंने जब कहा ना कि जैसे लोग होंगे वैसे ही नीचे की मानसिकता। जब अपराध को समर्थन करने वाले लोग सत्ता में बैठेंगे तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेगा, और अब विकास को समर्थन करने वाले सत्ता में है तो निश्चित रूप से विकास बढ़ेगा। लेकिन मेवात देखा जाए तो राजनीति की प्रयोगशाला भी है। अभी हरियाणा चुनाव का शोर था, उसमें इंजीनियर मामन का एक बयान चर्चित भी रहा, और वो बयान उस इलाके की राजनीति को, उपचुनाव को प्रभावित करने वाला भी हो सकता है। क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं, प्रभावित तो नहीं करेगा। रामगढ़ की जनता समझदार है, मेवात के लोग समझदार हैं। स्वतंत्रता संघर्ष रामगढ़ के लोगों ने किया है, मेवात के लोगों ने किया है। लेकिन मामन खान का जो विधायक है, कांग्रेस से विधायक है, अभी भी उम्मीदवार है, वो उसके इस प्रकार से बयान आना, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। वो नूह भी इलाका आपसे सटा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सटा हुआ है। उसके असर की बात की, क्योंकि बयान भी नूह को लेकर। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि मामन खान कौन से फूल बिखेर रहा है या उस आग पर पानी डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज दिन तक अगर सांप्रदायिकता की राजनीति की है तो वो कांग्रेस ने की है, और उसके विधायक का ये बयान आपके सामने है। और ऐसे विधायक जो मेवात की सांप्रदायिक सौहार्दता को बिगाड़ना चाहते हैं, उनका इलाज करना हमें बहुत अच्छे से आता है और उनका इलाज भी कर दिया जाएगा। राजनीति में अक्सर ये होता है, बयान दे दिया जाता है और फिर दोबारा कभी मीडिया से मुखातिब हो जी, तब पूछा जाए कि ये अपराध की स्थिति क्यों बनी, क्यों हुआ, तो फिर वापस से वही बयान। नहीं, मैं आपको जो बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले 6 महीनों में, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि साइबर क्राइम खत्म किया, गौ तस्करी खत्म करी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम ऐसे लोगों का इलाज भी कर देंगे। इसलिए हम जो बोलेंगे वो करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए वाली बात पे काम करेंगे। जी बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी हो जाता है कि सरकार आपकी है, आपकी पार्टी की है, तो उपचुनाव में लाभ जो प्रेजेंट में सरकार है उसको मिलती है। रामगढ़ के मामले में क्या लगता है, कितना सहयोगी ये विचार भी हो सकता है कि बीजेपी का विनिंग फैक्टर बढ़ाने में यहाँ भजनलाल सरकार का होना भी सार्थक? देखिए, सामान्य सी बात है, राजनीति से परे हट करके भी अगर देखें तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो विकास के साथ नहीं चलना चाहेगा। हर व्यक्ति यही चाहेगा कि हमारा भी विकास हो, हम भी आगे बढ़ें, सत्ता के पहिए बन करके काम करें। सत्ता की राह में रोड़े अटका करके तो काम बनाएंगे नहीं। अगर आप इस लिहाज से देखो तो पिछली बार भी रामगढ़ में उपचुनाव था,
18 में भी। जी। तो कांग्रेस की साफिया खान जीत गई थी। जीती कैसे थी वो सबको पता है, हमारी फूट के कारण ही। लेकिन सरकार प्रतिबद्ध है विकास के लिए, भारत सरकार भी, राजस्थान सरकार भी, तो रामगढ़ भी उसमें पीछे नहीं रहे हटेगा। और प्रधानमंत्री जी को मजबूत करने का चुनाव है ये। सरकार तो हमारी है प्रदेश में, लेकिन वो सही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने का काम है ये, रामगढ़ की जनता करेगी। परिणाम पक्ष में आएगा। बिल्कुल 100% पक्ष में परिणाम आएगा। और आप तो मार्जिन की बात करो, जीत तो 50,000 के मार्जिन से हम जीतेंगे। 20,000 से आ रहे थे आप, 19,600 उसका पूरा बदला ले लिया जाएगा। और हमारे प्रभारी जी ने जैसे कहा कि 50,000 से मतों से हम जीतेंगे, और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। पूरा एक एक कार्यकर्ता पूरे जी जान लगा देगा इस चुनाव में, और रामगढ़ परिवर्तन का बड़ा संकेत देगा। परिवर्तन उम्मीदवार के तौर पे भी आप मान रहे हैं? जो रामगढ़ को लेकर परसेप्शन बने हुए हैं कि रामगढ़ में हार जाते हैं, सरकार के साथ के विधायक नहीं होते, इस बार रामगढ़ ये बताएगा कि हम भी कुछ हैं। 50,000 से जीत करके वहां के रिकॉर्ड। राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, आप भी युवा हैं। बिल्कुल, एक तालमेल बना रहना चाहिए। बुजुर्गों का अनुभव भी आवश्यक है, युवा तरुणाई भी आवश्यक है, अधेड़ों का अनुभव भी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर युवाओं को आगे ला करके, क्योंकि भारत युवा आबादी वाला देश है, नई सोच के साथ पुराने अनुभव का जब चलता है तो निश्चित रूप से एक नए आयाम स्थापित होते हैं। और इसी पर पार्टी काम करेगी, कर भी रही है। पिछले चुनाव में भी युवाओं को टिकट दिए, इस बार भी मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे टिकट दे करके वहाँ स्थापित करेगी। और पार्टी जो अपेक्षाएं मुझसे रखेगी मैं निश्चित रूप से उन सबको पूरा करूँगा। और युवा दोस्त तो आगे आना ही चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है, युवा अगर किसी पद पे पहुंच जाए तो फिर युवाओं से जुड़ी योजनाओं को लाने में पीछे हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। और 5 उंगली जैसे समान नहीं होती, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होता जी। कई बार ऐसा जरूर होता है कि अपेक्षाएं अधिक हो जाती हैं, तब कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न उठता है। तो निश्चित रूप से जिस विश्वास के साथ युवा चुनता है, जिसमें रामगढ़ विधानसभा की बात करूं तो 53% मतदाता वहाँ युवा है, जो 18 से और 35 वर्ष की आयु के बीच में आता है। तो काफ़ी बड़ी संख्या है। तो वो जिस उम्मीद से चुनता है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा काम करूंगा, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। केंद्र में जब से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने, एक अलग ओरा हो गया है, कितनी चुनौती। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सीरियस लेता है। और वो अपने आप को, पहली बात तो युवा कब तक दिखाएंगे। एक चीज़, जीन्स टी शर्ट पहन लेने से कोई युवा नहीं होता, उम्र अपना काम करती है। और राहुल गांधी को तो उनकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते। अभी वो जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे थे अभी। तो हरियाणा की अगर बात करो तो अगर गुड़गांव मानेसर में इतनी मल्टीनेशनल फैक्ट्रियां हैं, वहाँ सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ उनकी प्रगति की बात ना करके वहाँ जलेबी फैक्ट्री की बात कर रहे हो। और चुनावी मंच से आपको खाने का क्या स्वाद पसंद है, तो ये उनकी राजनीतिक समझ को दर्शाता है। और मुझे उन पे तरस नहीं आता, उनके समर्थकों पे तरस जरूर आता है कि आप, जैसे अपन ट्विटर पे पढ़ते हैं या कई बार, जलेबी तो आपको पसंद होगी। जलेबी पसंद है, लेकिन हम सारा कुछ छोड़ करके जलेबी फैक्ट्री लगाने पे चल दें, तो ये तो कहीं ना कहीं एक, जिस लेवल आप एक नेता प्रतिपक्ष हैं भारत की संसद में, तो आपके बयानों को देश अलग दृष्टि से देखता है। तो आपके बयानों में गंभीरता होनी चाहिए, दीर्घ गंभीर सोच होनी चाहिए, राष्ट्र प्रथम की सोच आपके बयानों में होनी चाहिए। आप वहाँ मेरी बहन को पसंद है इसलिए मैं जलेबी लेके आऊंगा, चुनावी मंच से किस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं। जनता, देश आपसे इस प्रकार की उम्मीद नहीं रखता। आपको लगता है कि उनका कोई अभी नहीं, उनके घर में विवाद हो जाएंगे जल्दी, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं कि भैया कहाँ पीछे रह जाएंगे इस चक्कर में। तो अब आप ये देखो, मतलब दोहरी मानसिकता उनके बयानों में जो दिखती है। भारत में कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे, भाजपा आ जाएगी, तो भाजपा तो पिछले 10 सालों से सरकार में, अभी फिर है। फिर कहते हैं कि भाजपा आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, तो भाजपा पिछले 10 सालों से है, अधिकतम राज्यों में सरकारें हैं। और बाहर जाकर के बयान देते हैं कि हम आए तो हम ये आरक्षण समाप्त करेंगे। तो दोहरी मानसिकता को जनता भी समझ रही है। और पिछली बार जो लोगों ने इनके आरक्षण खत्म कर देंगे कि झूठे बहकावों में जो लोग आ गए थे, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आ गए थे, वो मन बना के बैठे तैयार। और ये उपचुनाव में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। सीएम भजनलाल के अब तक के कार्यकाल को कैसा देखते हैं? 10 महीने बहुत अच्छा कार्यकाल है।
और दो तीन चीज़ें चलती हैं कि धीरे, ये जो कहते हैं कि सरकार स्लो चल रही है या सारी चीज़ें हैं, स्लो कुछ नहीं है। मजबूती के काम जो होते हैं वो चल रही है। शोबाजी में ज़्यादा विश्वास ना करते हुए धरातल पे कितना अच्छा काम हो। और अभी तो प्रारंभ है सरकार का। आप देखते जाइए कि सरकार एक अलग, जिस प्रकार से एक सामान्य कार्यकर्ता को उठा करके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी, तो ये भाजपा में संभव है। और आप सरकार पे विश्वास रखिए कि जो जो राजस्थान की अपेक्षाएं, जो हमारा घोषणा पत्र में सारी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें धरती पे लागू होंगी। और एक विकसित राजस्थान का जो स्वप्न सरकार ने देखा, राजस्थान की जनता ने देखा बीजेपी को चुनते समय, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। रोजगार की बात कर लेते हैं, बड़ा मुद्दा है युवाओं में। आपके में बड़े युवा हैं। अपराध कहते हैं इसलिए बढ़ते हैं कि रोजगार नहीं मिल पाता। सरकार दावा कर रही है कि वाहन चालक, सफाई कर्मी 90,000 के करीब भर्ती करेंगे और भी विभिन्न विषयों पर 1 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा वैसे ही है। तो क्या लगता है रोजगार का जो मुद्दा है, और चूंकि उस इलाके में भी भले ही अपराध कितने भी हो, लेकिन अग्निवीर वहां से भी आते हैं, तो एक बड़ा मुद्दा था, ये अब खत्म हो चुका है या चुनावी लिहाज से अभी? अग्निवीर तो अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। हरियाणा में तो है, अब हरियाणा में है। अब चूंकि इसमें क्या है कि राजनीति अधिक हो गई, अग्निवीर की आवश्यकता को लोग समझ ही नहीं पाए। तो जिस दिन इसको राजनीति के चश्मे से हटा करके जब युवा समझेगा, तो निश्चित रूप से अग्निवीर उसको समझ में आएगी। रही बात रोजगार की, तो रोजगार पर मानते हैं कि महती आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता है। और सरकारी नौकरियां तो एक पक्ष है ही, सरकार निकाल भी रही है, अभी भी भर्तियां निकली हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी जी जब सरकार में आए थे, भारत सरकार जब बनी थी प्रधानमंत्री, उसके बाद से उनका एक सपना चला कि स्किल इंडिया करके, कि आप और हम दोनों अच्छे समझ सकते हैं कि हम एक अच्छी खासी आबादी वाले देश हैं और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है। यदि उसकी स्किल को बाहर निकाल करके वो रोजगार में जब मॉडिफाई हो, तो वो एक स्थायी रोजगार की ओर हम बढ़ते हैं। जो आश्रित जनसंख्या है वो भी घटेगी और परिवार की जो आय है, पारिवारिक आय, वो भी बढ़ेगी। तो स्किल इंडिया पर भी हमारा फोकस विशेष रहेगा। हमारे रामगढ़ क्षेत्र के अंदर जैसे मूर्तिकार हैं, पूरे देश भर में मूर्तियां भेजते हैं बना करके। हमारे रामगढ़ से एक्सप्रेसवे निकलता है, बहुत अच्छे गोदाम वहाँ बन सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा हब हमारे यहाँ बन सकता है। और निश्चित रूप से हम उस पर काम करेंगे, स्थायी, जिसको ना शाश्वत विकास, उस पर हम काम करेंगे कि जो स्थायी रहे और दूरगामी सोच को लेकर के। मेरा सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। करीब 3.25 लाख मतदाता हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने की मंशा आपकी भी है, तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में जिन पर प्राथमिकता से काम होना भी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ? और क्या कुछ आपकी व्यक्तिगत योजना है जो आपने बना रखी है कि अगर राजनीतिक रूप से सेवा करने का मौका मिला तो आप उस क्षेत्र के लिए ये चीजें करेंगे? देखिए, प्रथम तो मैं जिस विचारधारा से आता हूँ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सिद्धांत है एकात्म मानववाद का, अंत्योदय की जो उनका लक्ष्य है कि पंक्ति में अंत में बैठे व्यक्ति को भी लाभ मिले। तो एक जनसेवक के रूप में मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, क्षेत्र के मुद्दे उठाना है। मुझे जो मेरे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या ध्यान में आती है कि अपराध भी जो है अशिक्षा से जन्म लेता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षित रामगढ़ बने और स्किल्ड रामगढ़ बने, जहाँ हर व्यक्ति स्किल्ड हो, उसकी एक अपनी जो युवा है उसको कहीं ना कहीं जैसे कॉलेज पूरा करे, उसको कॉलेज के दौरान ही, 12th के बाद ही स्किल बेस्ड एजुकेशन का मैं बड़ा समर्थक हूँ कि केवल हम पढ़े लिखे बेरोजगार तैयार ना करें। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे हम काम करेंगे, स्थायी उसके रोजगार की। और बड़े मुद्दे ये हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में चीज आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ एक आध प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, हम और कुछ अच्छे कॉलेज को, जैसे कॉलेज पिछली बार सरकार ने यूँ ही खोल दिया, भवन ही नहीं है, तो कॉलेज कैसे हो सकते हैं? बच्चियाँ कम पढ़ती हैं, मेव समुदाय है, सारी चीज़ है, तो बच्चियों के लिए अलग से कॉलेज हो, इसकी व्यवस्था हम वहाँ करेंगे। और वो आएँ, काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग जैसे प्रोग्राम हम वहाँ शुरू करेंगे। हम बड़े बड़े संस्थानों का सहयोग लेंगे कि एजुकेशन जो है, शिक्षित समाज हर चुनौती का समाधान है। कि शिक्षित समाज होगा तो उसके अंदर हर चीज़ की समझ होगी, मुझे वोट क्यों डालना है। मतदाता जब वोट डालने जाएगा तो उसको पता रहेगा कि मुझे वोट क्यों डालना है, किसे चुनना, किस लिए नहीं चुनना। तो मुद्दों की समझ, मुद्दे आधारित राजनीति,
तो कहीं ना कहीं समाज में जो हम स्थापित करना चाहते हैं, एक व्यवस्था तंत्र जो हम स्थापित करना चाहते हैं, जाति, क्षेत्र, भाषा, प्रांत, इससे ऊपर उठ करके राष्ट्र हित में मतदान करे, राष्ट्र की परिदृश्य को ध्यान में। अब सरपंच के चुनाव में राष्ट्र हित का मुद्दा नहीं चलता और लोकसभा के चुनाव में सरपंच वाला मुद्दा नहीं चलता। तो ये जो समझ विकसित जब मतदाता के अंदर हो जाए तो निश्चित रूप से उसे चुनने में सुविधा हो जाती है। इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण देने का प्रयास हम करेंगे और जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र की हैं उनको हम जरूर पूरा करेंगे। एक फ्लाईओवर की मांग बड़ी बहुत पुरानी है रामगढ़ गोविंदगढ़ दोनों में। जब आप कभी जाएंगे तो लंबा जाम लग जाता है फाटक पे, सब जगह हो गए हैं, वहाँ पता नहीं क्यों नहीं हुए, शायद राजनीतिक नेतृत्व की कमी के कारण। आपने लिख के दिया अभी तक? बिल्कुल नहीं, अभी हम उसका करेंगे प्रयास। अभी निश्चित, अभी सरकार बनी है, धीरे धीरे और हम कोशिश करेंगे वो तो बने ही। और जो भी अगर मैं चुन के आता हूं तो मैं, स्वाभाविक है मेरी जिम्मेदारी है, अगर मुझे नहीं मिलता है किसी और को मिलता है तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप इसको बनवाइए। और अभी भी सरकार के दौरान भी सभी लोगों का आना जाना रहेगा तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि ये हमारी मुख्य मांगे हैं, इन पे थोड़ा सा काम किया जाए। वैसे जाम में फंस जाएंगे तो ध्यान भी रहेगा। बिल्कुल। शिक्षा की आपने बात की, मेवात इलाका है, मदरसों के विकास में भी काम करेंगे? मदरसों में अच्छी शिक्षा हो, जो एक व्यवस्था चल रही है वो जब बदलेगी तो वहां भी बदल जाएगी, प्रदेश में भी, लेकिन मदरसे शिक्षा का केंद्र बने, आतंकवाद का नहीं, धर्मांतरण करने वाली गतिविधियों का नहीं। इस पे जरूर हम काम करेंगे कि आप दीन की शिक्षा देना चाहते हैं दीजिए, आप उनको कंप्यूटर की शिक्षा भी दीजिए, लेकिन काम आप शिक्षा का ही करिए। आप वहां से उनको जमाती बना करके निकालोगे तो नहीं चलेगा। जिस चीज के लिए आप हो, आप वो काम करिए। एक बड़ी चुनौती है रामगढ़ की जो महसूस हुई, मैंने लोगों से बात भी की, पिछले विधानसभा क्षेत्र में भी जब चुनाव थे हम गए थे, रात को निकलने में डर लगता है, वो कब खत्म होगा? अब ऐसा नहीं है। पहले सरकार आगे इसलिए लगता है आपको? नहीं, फिर भी काफी हद तक अपराध में गिरावट आई है और धीरे धीरे काम हुए भी हैं। पहले एक समय ऐसा था कि जब रामगढ़ से आप, पुराना जो दिल्ली रोड है पहले वहीं होकर के था, तो निकलते थे तो लूटपाट की घटनाएं होती थी और अब उन घटनाओं में गिरावट आई है। तो आगे और ऐसी छुटपुट अगर होती भी, अब तो मुझे तो ध्यान नहीं है कि लास्ट कब हुई ऐसी, पहले जरूर होती थी, लेकिन अगर ऐसी होती है तो सरकार है वहाँ भी यहाँ भी, दोनों मिलकर के उसका इलाज कर देंगे। वैसे हरियाणा में पिछले 10 वर्षों चुनाव है तो सर्वाधिक इसी लूट की घटनाएं हरियाणा वाले मेवात क्षेत्र में ज्यादा होती थी, क्योंकि राजस्थान का तो इधर से बहुत थोड़ा सा लगता था और पूरी आबादी क्षेत्र था। रामगढ़ कस्बा है, फिर थोड़ा सा उसके 8-10 किलोमीटर का फिर नौगावा कस्बा है और वहीं से शुरू हो जाता था हरियाणा वाला, फिर वो जंगल एरिया था, तो हरियाणा वाले क्षेत्र में ज्यादा होती थी। वहाँ एक चलते चलते चूंकि समय की अपनी सीमा है, बिल्कुल, अगर बात करें तो फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी रामगढ़ में जाने जाते रहे हैं बीजेपी नेता। दिल्ली जेल के भी सवाल उन्होंने उठा दिए और यहाँ बागी भी ज्यादा हो जाते हैं, तुरंत ही चुनाव में जीत की संभावित 2 बार लड़के भी देख चुके हैं। बीएसपी भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारती है, तो तमाम चीजें यहाँ समीकरण इतने सारे हैं, तो आपको किस मुद्दे पर लगता है कि इन तमाम चीजों के बीच में एक विचार परिवार के व्यक्ति को, संघ पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बीजेपी प्राथमिकता दे टिकट के चयन में? देखिए, रामगढ़ की तासीर जो है ना वो बहुत गर्म है और शांति से जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ बैठे हैं न्यूज रूम में, सारी चीज है और जो जहाँ जिस समय की जैसी आवश्यकता होती है उस अनुसार काम करना चाहिए। नहीं, कोई ऐसा वाकया हुआ क्या जो मिजाज गरम दिखाओ? अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। एक बार जरूर हुआ था कि पिछले सरकार के समय रामगढ़ विधानसभा के नौगांव कस्बे के पास में एक गांव है नारथला, तो वहाँ एक दलित परिवार के साथ मेवों ने मारपीट करी थी जी। तो और उसमें एक महिला का गर्भ गिर गया था, एक बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया, तो पूरे परिवार के साथ मारपीट करी थी। उस समय जरूर हुआ था, थोड़ा सा प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे एसपी ऑफिस के पास में, तो वहाँ थोड़ा सा पुलिस से गर्मा गर्मी। बाकी शेष क्या है कि जनता के मुद्दे उठाना प्रथम आवश्यकता है। जैसे ज्ञानदेव जी, आप जैसे फायर ब्रांड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल फायर ब्रांड नेता हैं हमारे, बहुत लंबे टाइम में 4-3 बार वहाँ से विधायक रहे। और आप जो कह रहे हो कि संघ के कार्यकर्ता के मौके पर, ज्ञानदेव जी भी संघ के कार्यकर्ता थे, भारतीय मजदूर संघ में बहुत लंबे समय उन्होंने काम किया, लेकिन वो राजनेता हो गए।
हाँ, परिवार राजनीतिक को क्षेत्र टिकट नहीं मिली तो क्या वो सपोर्ट करेंगे किसी और की? ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल करेंगे। ज्ञानदेव जी वैसा बहुत समझदार राजनीतिक व्यक्ति हैं और मैं तो बहुत प्रभावित होता था बचपन से ही उनसे। जी। और वो निश्चित रूप से मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि मेरा कोई विरोधी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि संघ का काम मैंने किया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उधर लगता भरतपुर वाला जो मेवात क्षेत्र है, वहां मैंने एक एक गांव अपनी मोटरसाइकिल से घूमे। एक एक गांव में मैं गया हूँ, सारी चीज है, काम किया है, संघ की जिम्मेदार रही। रामगढ़ विधानसभा की एक प्लस पॉइंट ये भी है कि प्रत्येक गांव में संघ का शिक्षित स्वयंसेवक बैठा है जो विचारों की समझ रखता है। और हम सब तो ये जाति और क्षेत्र और भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, देश हित में काम करेंगे। और ये चुनाव उपचुनाव है, सरकार हमारी है। हम तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का चुनाव लड़ेंगे कि उनके विचारों का हम समर्थन करते हैं, रामगढ़ की पूरी जनता करती है, उनके कामों का हम समर्थन करते हैं। इस प्रकार का ये चुनाव होने वाला है। और निश्चित रूप से अगर मुझे मौका मिलता है तो आप आना, हम देखेंगे बिल्कुल कि बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, वेल मैनेज चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि संघ से के अनुशासन को आप देखते होंगे तो संघ का कार्यकर्ता अनुशासित होकर के और जो उसे चाहिए उस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और एक एक बूथ को हम कवर करते हुए, वैसे भी मैं लगभग सब जगह जाया, सब जगह जाता हूँ, सबसे मिलता जुलता हूँ। जनता को प्यार प्रेम स्नेह चाहिए और उसके मुद्दे चाहिए कि हमें हमारी मुद्दों को उठाने वाला हमारा व्यक्ति चाहिए, हमारे बीच का व्यक्ति चाहिए, हमारे जैसे साथ रहने वाला व्यक्ति, हम में एडजस्ट होने वाला व्यक्ति। तो मैं तो खुद एक सामान्य परिवार से आता हूँ और ये भाजपा में संभव है कि मैं विधायक का सपना देख सकता हूँ, टिकट मांग सकता हूँ, बाकी जगह तो संभव ही नहीं है। और किसी नेता को पकड़ो, फलानी जगह तो कांग्रेस में जाओ तो किसी एक को पकड़ लो, नहीं दूसरे को पकड़ लो, वो डूबा तो तुम भी डूब गए, वो डूबा तो तुम भी डूब गए। यहाँ कम से कम यहाँ विचार जीवित है, हम विचार के साथ हैं और बाकी संगठन जो तय करेगा उसको मानेंगे, उसके साथ लगेंगे। बिल्कुल। राजनीति में सिंपैथी भी एक बड़ा स्थान रखती है। उस स्थिति में तो उपचुनाव हो रहा है, राजस्थान में 2 सीटें हैं, सलम्बर और आपकी रामगढ़। मान विधायकों के निधन के बाद सीट खाली हुई है और संभावना यही जताई जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि उन्हीं के परिवार में या तो साफिया जुबैर खान को या उनके बेटे को। हालांकि वो राजनीतिक कारण आप बखूबी बता पाए कि इस बार भी साफिया टिकट मांग रही थी और जुबैर जी भी मांग रहे थे, क्या आंतरिक विरोध था? और अगर ये सिंपैथी काम कर जाती है तो मुश्किल है, तो जो भी सिंपैथी की तो प्रथम तो देखो, मैं ये सिंपैथी वाली पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखता। राजनीति जनता की सोच है और मेरा ये मानना है कि साफिया जी के साथ, उनके बेटे के साथ किस प्रकार की सिंपैथी? जो पत्नी अपने पति को लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकती, हमारे यहाँ तो माता सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी और यहाँ उन्होंने अपने पति की बीमारी के समय छोड़ दिया, बेटे ने नहीं दिया। किस प्रकार की सिंपैथी की बात कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों का जो सिंपैथी के नाते समर्थन करते हैं ना, उनकी सोच पर मुझे तरस आता है। इसलिए क्या है कि जनता बहुत समझदार है, सबको ये विषय पता है, सारी चीजें, कौन किसके साथ है क्या नहीं है, चुनाव के समय कितने इनके बीच में झगड़े हुए, साफिया चाहती थी मैं लड़ूं, सारी चीजें। इसलिए सबके जग जाहिर है। कुछ बातें कैमरे के पीछे की बातें हैं, वो वहीं रहे तो ज्यादा ठीक है, लेकिन जनता ये सब चीजें समझती है। कोई सिंपैथी नहीं है, विकास के साथ सब लोगों को चलना है और विकास के साथ ही सब लोग आगे चलेंगे। ये विधायक बनना, सांसद बनना, ये किसी की बापोती नहीं होती। मानो मुझे टिकट मिला, मुझे रामगढ़ की जनता ने चुन करके भेज दिया और मेरा काम पसंद नहीं आया तो जनता के पास वो अधिकार है कि मुझे हटा करके दूसरे को बैठा सकती है। इसलिए क्या है कि विकास और विश्वास, इन 2 चीजों पे काम होता है और केंद्र और राज्य में हमारी सरकारें हैं, जनता समझदार है। 2 बार वहाँ हमारे कार्यकर्ता किन्हीं कारणों से नुकसान देख चुके हैं। इस बार पूरे मन, पूरी ताकत से, पूरे हर तरीके से वो तैयार बैठे हैं कि कैसे भी करके हमें हमारे यहाँ भगवा लहराना है, कमल खिलाना है। सहदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद। तो ये थे सहदेव सिंह, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं जैसा इन्होंने बताया। साथ ही राजस्थान में, देश में संघ के विचारों को आगे रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल रामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर दोनों ही पार्टियों की बात करें तो प्रत्याशियों के चयन का दौर जारी है। प्रत्याशियां
किस किस मुद्दे पर हावी है, उस आधार पर प्रत्याशी को लेकर दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं। और केवल दोनों ही पार्टियां नहीं, राजस्थान अब राजनीतिक तौर पर परिपक्व होता जा रहा है। ऐसे में अन्य पार्टियों की भी निगाहें राजस्थान पर हैं। चुनावी बिसात में किस करवट यूं बैठेगा ये तो टिकट तय होने के बाद पता लगेगा, लेकिन इतना तय है कि रामगढ़ विधानसभा क्रमांक नंबर 67 का उपचुनाव इस बार रोचक होने वाला है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रामगढ़ को लेकर आपकी क्या राय है। खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।